नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। इसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पर हमारा टॉपिक पद परिचय। देखिए, हमारा ये टॉपिक जो है पद परिचय, इसको हमने पहले भी यहाँ पर एक बार पढ़ा है और आज हम इसको रिवाइज करेंगे एक बार पूरे टॉपिक को, जिसमें क्योंकि ये हमारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से भी, और हमारे जो एक कॉमन जो हमारा टॉपिक होता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो शब्द होता है, जब कोई भी शब्द किसी भी वाक्य में एक तरह से लिखा जाता है तो वो कुछ व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है। ठीक, तो जब कोई शब्द किसी वाक्य में लिखा जाता है वो किन्हीं व्याकरणिक नियमों से बन जाता है, तो वो व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ शब्द ही पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो उस पद का ही, यानी कि किसी वाक्य में प्रयुक्त पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। ये मैंने आपको नोट करवाया था, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ये टॉपिक हमने क्लियर किया था कि किसी भी वाक्य में प्रयुक्त जो पद होता है उसका पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना। अब ये पूर्ण व्याकरणिक परिचय क्या होता है, व्याकरणिक परिचय किसे कहते हैं, तो ये मैंने बताया था आपको जब हम शब्द विचार टॉपिक पढ़ रहे थे। तो शब्द विचार टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि शब्दों के अलग अलग प्रकार होते हैं, यानी कि आपके शब्दों को जैसे हम अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर बांटते हैं वो अलग, ठीक है। हम एक बांटते हैं व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। तो व्याकरणिक विवेचन के आधार पर जब हम शब्दों को बांटते हैं तो हम टोटल 8 भागों में शब्दों को रखते हैं। तो 8 भागों को समझने के लिए हम 2 अलग अलग भागों में रखते हैं, जिसमें हम एक को रखते हैं विकारी शब्दों में और एक को रखते हैं अविकारी। और उसमें भी जैसे मैंने बताया कि हम कुछ को रखते हैं 4 अलग भागों में। अब वो 4 अलग भाग कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक है। अब कुछ होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। तो वो सब चीज हम किसके आधार पर रखते हैं? हम रखते हैं शब्दों के रूप, उनके गुण, उनके धर्म, उनके लक्षणों के आधार पर। तो वही होता है व्याकरणिक परिचय। तो यानी कि किसी भी वाक्य में लिखे गए पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। और वो व्याकरणिक परिचय क्या है? वो ये है, यानी कि शब्द का रूप क्या है, गुण क्या है, धर्म क्या है, लक्षण क्या है, वो सब इसका व्याकरणिक परिचय है। कि वो संज्ञा है, यदि वो संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है, संज्ञा का कौन सा भेद है, यदि वो सर्वनाम है तो सर्वनाम का कौन सा भेद है, यदि वो क्रिया है तो क्रिया का कौन सा भेद है, यदि वो क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूर्ण जो व्याकरणिक परिचय दिया जाता है वो क्या कहलाता है? पद परिचय। किस चीज का? किसी भी शब्द का। तो नोट करेंगे जिन बच्चों ने पहले नहीं किया था, क्योंकि अभी तो हम यहाँ पर इसे रिवाइज कर रहे हैं। एक बार हम अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, क्योंकि परीक्षाओं की दृष्टि से टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको एक बार पढ़ रहे हैं। तो जैसे हमने कहा, शब्द का व्याकरणिक दृष्टिकोण से परिचय कराना। किसी पद अर्थात शब्द का व्याकरणिक दृष्टिकोण से परिचय कराना, शब्दों के व्याकरण के अंतर्गत शब्दों के जो गुण हैं, रूप है, धर्म है, लक्षण आदि की जानकारी रखना आवश्यक होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, राधिका बहुत अच्छा गीत गाती है। राधिका बहुत अच्छा गीत गाती है। मोहन प्रतिदिन बाजार से फल लाता है। तो यहाँ पर एक बार जरा आप इन शब्दों के बारे में विचार करें। ये केवल विचार करने के लिए आपको दिया गया है। आप सोचें कि राधिका शब्द क्या है, ठीक है। राधिका क्या है? एक नाम है, ठीक है। अब आप इसको कैसे विचार करेंगे? इस पर आप विचार करेंगे कि राधिका शब्द लिखा गया है, तो राधिका शब्द जो है हमारा हाईलाइट किया गया है, अर्थात आपने इसी का पद परिचय देना है। तो राधिका शब्द है आपका नाम। तो हमने नाम के बारे में क्या पढ़ा था कि कोई भी नेमिंग वर्ड, यानी कि कोई भी नाम वाला शब्द क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। तो आपको सीधे सीधे पता चल गया कि ये क्या है? संज्ञा है।
ठीक है, ये क्या है, संज्ञा है। ये आपको यहाँ पर क्लियर हो जाता है एक ही बार में। आपने पढ़ा कि ठीक है ये है नाम, नाम क्या है, राधिका। और राधिका क्या है, हमने कहा ये एक नाम है, तो सभी नाम वाले शब्द संज्ञा होते हैं। एक टॉपिक हमने यहाँ पर लिख लिया। अब संज्ञा भी होते हैं, तो संज्ञा के हमने भेद पढ़े हैं। भेद में हमने पढ़ा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में जब हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं तो वो होता है व्यक्तिवाचक। जब हम एक तरह से संपूर्ण जाति के बारे में बात करते हैं तो वो होता है जातिवाचक। जब हम भाव के बारे में बात करते हैं, जैसे बचपन, बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, ठीक है, ये भाव है, इनके बारे में बात करते हैं तो वो हो जाता है भाववाचक। तो यहाँ पर राधिका लिखा गया है, तो राधिका क्या है, किसी एक स्पेशल व्यक्ति का नाम है, तो इसीलिए इसको हमने कह दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा। दो चीजें क्लियर हो गई, पहले हमें पता चला कि ये संज्ञा है, फिर हमें पता चला कि ये भी संज्ञा में भी ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद हमने देखा लिंग, हमने कहा राधिका। राधिका शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये कैसा शब्द है आपका, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा वचन। वचन अर्थात ये एक व्यक्ति के लिए लिखा गया है या बहुत सारे व्यक्तियों के लिए लिखा गया है। तो केवल राधिका शब्द लिखा है तो अर्थात ये है आपका एक वचन। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, यानी कि जब आपको कहा जाता है कि आप किसी भी शब्द का पद परिचय दीजिए। ठीक है, तो कैसे दिया हमने पद परिचय, हमने यहाँ पर क्या कहा था कि रेखांकित शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और उनके बारे में विचार करें। हमने क्या विचार किया, हमने विचार किया कि अरे यार राधिका जो है ये तो एक नाम है। ठीक है, राधिका जो है वो एक नाम है, और नाम भी कैसा है, ये किसी एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए पहले नाम को हमने संज्ञा लिख दिया, एक के नाम को हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख दिया। उसके बाद हमने कहा कि तो स्त्री के लिए प्रयोग होता है, इसलिए इसे ये स्त्रीवाचक है। एक व्यक्ति का केवल लिखा गया है, इसलिए ये एक वचन है। ये हमने विचार किया। ऐसे ही यदि हम मोहन शब्द का पर्यायवाची, मोहन शब्द के बारे में बताएं, तो मोहन शब्द भी इसी तरह से हम यहाँ पर मोहन शब्द के बारे में भी लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर है मोहन, ठीक है, तो मोहन क्या करेंगे आप, पहले सेम चीजें आप कहेंगे कि ये तो नाम है, तो नाम यानी कि संज्ञा है। ठीक है, अब संज्ञा है लेकिन कैसी संज्ञा है, क्योंकि एक ही व्यक्ति का नाम है, स्पेसिफिक लिखा गया है मोहन, तो व्यक्तिवाचक है। ठीक है, उसके बाद आपका किसके लिए प्रयोग हुआ है, मोहन किसके लिए प्रयोग होता है, पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर पुल्लिंग लिखेंगे। एक वचन है तो यहाँ पर एक वचन लिखेंगे। इसी तरह से बाजार, बाजार शब्द जो है ये भी आपका संज्ञा शब्द है। क्या होती है हमारी परिभाषा संज्ञा की, कैसे पता चलेगा बाजार शब्द क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए जो ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, यही आगे चलकर बड़ी होती है, और इन्हीं को आप आगे चलकर एक तरह से, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नया पढ़ रहे हैं, नया कुछ नहीं होता, आप उसको क्या करते हैं, विस्तार पूर्वक पढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाती है उन्हीं चीजों को आप विस्तार पूर्वक पढ़ते जाते हैं। लेकिन जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, यानी कि जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, क्लास 6, 7, 8 में अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, या उससे पहले की क्लासेस में अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आपको आगे के लिए, देखिए क्योंकि सिलेबस सबके लिए एक जैसा होता है। हाँ, थोड़ा बहुत होता है कि बच्चों का आईक्यू लेवल जो होता है वो अलग अलग होता है, सबकी सोचने समझने की और एक तरह से लर्निंग जो एक पावर होती है वो सबकी अलग अलग होती है, लेकिन सिलेबस तो सेम है। अगर हम कोशिश करें तो हम जो थोड़ा सा वीक है वो हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी, अगर हम उसको आज ही भूल गए तो फिर कल हम सर्वनाम को नहीं समझ सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है संज्ञा क्या है। ठीक है, फिर हम विशेषण को नहीं समझ सकते क्योंकि हमें संज्ञा और सर्वनाम नहीं पता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सब चीजें याद रखनी होती है। अब मैंने कहा बाजार से शब्द भी आपका क्या है, यहाँ पर इसके बारे में भी हमने विचार करना है। क्या विचार करेंगे, हम कहेंगे यार हमने तो सुना है कि बाजार जो है एक स्थान का नाम है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, स्थान। ठीक है,
ठीक है, तो बाजार क्या है? एक स्थान है। अगर बाजार की जगह विद्यालय लिखा होता तो वो भी एक स्थान होता। बाजार की जगह अगर दिल्ली लिखा होता तो वो भी एक स्थान होता। ठीक है, तो हमने कहा कि बाजार से फल लाता है। ठीक है, अब बाजार जब हमने कह दिया तो ये बाजार शब्द हमारा कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। ठीक है, लेकिन कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक तो नहीं है। व्यक्तिवाचक क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी स्पेसिफिक बाजार का नाम यहां पर नहीं दिया है, केवल बाजार कहा है, तो हम इसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। क्या लिखेंगे? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद आप यहां लिखेंगे एक तरह से ये आपका क्या है? कर्म है। ठीक है, तो कर्म कारक इसमें आप लिखेंगे। तो जैसे हमने कहा बाजार से फल लाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पर लिखेंगे। अब ये आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर हो गई कैसे पद परिचय करना है, क्योंकि वैसे भी हम ये रिवीजन कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, जिस बच्चों ने लास्ट सेशन में कुछ टाइम पहले नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और एक टॉपिक से ही, यानी कि केवल पद परिचय टॉपिक से ही आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, लगभग निपात, लगभग 8 टॉपिक आपके क्लियर हो जाते हैं केवल एक टॉपिक को पढ़ने से, जो है आपका पद परिचय। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग तो लगा लिया है, थोड़ा सा सोच लिया है कि अब हमने क्या करना है। विचार तो आपने कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर विचार करने के लिए कहा गया था, सोचने के लिए कहा गया था, थोड़ा सा एक तरह से याद करने के लिए कहा गया था कि क्या हम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों अर्थात पदों पर व्याकरणिक दृष्टि से प्रकाश डालना। किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों अर्थात पदों पर व्याकरणिक दृष्टि से प्रकाश डालना ही पद परिचय कहलाता है। व्याकरणिक दृष्टि से प्रकाश डालना। अब देखिए, सबसे पहले पद के 8 प्रकार होते हैं। जो पद होता है उसके 8 प्रकार होते हैं, और यानी कि 8 तरह का होता है। ठीक है, कोई भी शब्द जो है, पद जो है, वो कितने तरह के होते हैं? 8 तरह के होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो हमने कहा पद यानी कि शब्द जो है 8 प्रकार के होते हैं। जब 8 प्रकार के होते हैं तो उन 8 का आपने पद परिचय देना है। ठीक है, अब व्याकरणिक दृष्टि से 8 प्रकार के होते हैं, तो 8 का व्याकरणिक विवेचन आपने यहाँ पर करना है, व्याकरणिक दृष्टि से उन पर प्रकाश डालना है, उनका परिचय देना है। तो ये देखिए, सबसे पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया, पांचवा है क्रिया विशेषण, छठा संबंध बोधक, सातवां है आपका समुच्चय बोधक, और आठवां है आपका विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो 8 तरह के आपके ये शब्द हैं। अब जैसे मैंने कहा कि सबको एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे, तो इसके लिए आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। इन सभी की नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। तो जैसे हमने कहा, यानी ये विकारी और अविकारी होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले क्लियर किया है। विकारी कौन होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब ये भी ध्यान दीजिएगा, विकारी कौन होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद अविकारी कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, ठीक है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये आपके 4 क्या होते हैं? ये आपके अविकारी होते हैं। अब इसमें भी आपका नया टॉपिक बन जाता है, जैसे मैंने कहा विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से विकारी और अविकारी पहले भी क्लियर हो चुके हैं। और फिर से एक बार बता दूं, विकारी यानी कि जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, और अविकारी यानी कि जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, परिवर्तन नहीं आता है। किसके आधार पर? लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर। ठीक है, अब जैसे विकारी शब्द होते हैं, जैसे मैंने कहा विकारी शब्द है आपका लड़का। ठीक है, अब लड़का शब्द है, इसको आपने स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त करना है, तो क्या लिखेंगे? लड़की। आपने देखा होगा जैसे
स्त्रीलिंग नाम अलग होता है, पुल्लिंग नाम अलग होता है। ठीक है, दूसरा हमने कहा अविकारी, और वचन की दृष्टि से भी एक वचन, बहुवचन। ठीक है, विकारी, अविकारी में क्या होता है, जो शब्द बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, जैसे हमने कहा कि वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। प्रतिदिन शब्द जो है वो कैसा शब्द है, वो अपरिवर्तित है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो अविकारी शब्द है जिसमें कोई भी विकार नहीं उत्पन्न होता। वो हर स्थिति में लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर चेंज नहीं होता है, परिवर्तनशील नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर हमने कहा वाक्य में इनका प्रयोग होने पर स्थान तथा संबंध के आधार पर परिचय कराना अनिवार्य होता है। यदि ये सारे शब्द जो है वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो इनका जो है परिचय करवाना अनिवार्य हो जाता है। और अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले संज्ञा शब्द का पद परिचय। संज्ञा शब्द का पद परिचय कैसे देंगे? संज्ञा शब्द का पद परिचय, जैसे यहाँ पर हमने कहा था परमेश्वर ने चित्र बना लिया। ठीक है, अब इसी तरह से बहुत ही आसान मैं आपको एक और देती हूं, रिया पुस्तक पढ़ती है, रिया पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, अब जैसे एक हमने कहा परमेश्वर ने चित्र बना लिया, तो हमने यहाँ पर परमेश्वर शब्द का पद परिचय दिया है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने क्लियर कर दिया था अच्छे से। दूसरा मैं एग्जांपल यहाँ पर बता रही हूँ, रिया पुस्तक पढ़ती है, मैं आपने दो शब्दों का पद परिचय देना है, रिया और पुस्तक, क्योंकि दोनों ही शब्द क्या है आपके, संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो रिया और पुस्तक दोनों ही आपके संज्ञा है और इन दोनों का आपने पद परिचय देना है। तो सबसे पहले आप रिया शब्द को लिखेंगे। ठीक है, तो रिया के लिए क्या बताया था मैंने, कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे? तो रिया शब्द जो है सबसे पहले आप क्या करते हैं, भेद बताते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, आप लिंग बताते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वचन बताते हैं, उसके बाद आप कारक बताते हैं, उसके बाद संबंध बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिया में आप लिखेंगे, ये है आपकी संज्ञा, क्योंकि संज्ञा का ही भेद बता रहे हैं आप यहाँ पर। उसके बाद संज्ञा के भेदों में आप लिखेंगे इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि केवल एक व्यक्ति का नाम लिखा गया है, तो ये होगा आपका व्यक्तिवाचक। ठीक है, संज्ञा भी लिखेंगे यहाँ पर, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने कहा लिंग, लिंग में क्या करेंगे कि रिया शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, रिया शब्द जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये आपका स्त्रीलिंग होगा। उसके बाद वचन, एक वचन में ये आपका आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब पुस्तक शब्द है, तो पुस्तक शब्द को आप यहां पर लिखेंगे, पुस्तक के लिए भी क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले क्या है, ये संज्ञा है। और संज्ञा कौन सी है, क्योंकि हमें किसी भी एक पुस्तक का नाम नहीं दिया है, किसी भी पुस्तक का नाम हमें यहाँ पर नहीं दिया है, तो इसीलिए ये कौन सी संज्ञा होगी, ये जातिवाचक संज्ञा होगी। क्योंकि यहाँ पर हमें कहा नहीं गया है कि ये रामायण की पुस्तक है, ये महाभारत है, ये भगवत गीता है, ये साइंस है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये ऐसा कुछ हमें कहा नहीं है। हमें कहा है पुस्तक, पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम कहेंगे जो पुस्तक शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है। फिर आप वचन लिखेंगे, पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तकें पढ़ रही है तो पुस्तकें आपका बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर पुस्तक पढ़ रही है तो ये आपका एक वचन शब्द है। तो बिल्कुल इस तरह से आपको क्या करना है, पद परिचय देना है। ठीक है, तो ये था संज्ञा शब्द का पद परिचय। तो सबसे पहली चीज आपने ये जो है 5 पॉइंट वो याद करने हैं, यानी कि आपको क्या क्या बताना होता है पद परिचय देते वक्त। तो भेद बताने होते हैं, लिंग बताना होता है, वचन बताना होता है, कारक बताना होता है और संबंध बताना होता है। ठीक है, ये 5 चीजें आपने याद रखनी है, क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ आगे के लिए। दूसरा है सर्वनाम शब्द का पद परिचय। सर्वनाम शब्द के पद परिचय के लिए भी सेम चीजें हैं, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले भेद ही याद करना है, उसके बाद आपने लिंग, उसके बाद आपने वचन, उसके बाद कारक, उसके बाद संबंध। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर कहा
कि आपको सर्वनाम के भेद, तो इसके लिए आपको सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो सर्वनाम के भेदों में यहाँ पर बताया है, देखिए पुरुषवाचक। अब यहाँ पर जो है लास्ट में आप देखेंगे पुरुष भी दिया है। पुरुष इसलिए दिया है क्योंकि ये केवल पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग होगा। जहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा तो वहां पर आपसे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, कौन कौन से 3 भेद? प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, सॉरी उत्तम पुरुष, इसमें आएगा आपका उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। ये 3 आपके भेद आएंगे। ठीक है, तो ये केवल पुरुषवाचक सर्वनाम में होगा आपका ये वाला भेद। ठीक है, उसके बाद आपका आता है लिंग। तो लिंग में आपने सेम करना है, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है या पुल्लिंग के लिए। उसके बाद आपने वचन बताने हैं, एक वचन है या बहुवचन है। उसके बाद आपने संबंध बताना है कि कौन सा अधिकरण है, संबोधन है, क्या है। ठीक है, क्रिया के साथ संबंध क्या है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया पुरुष। ठीक है, तो पुरुष के लिए यहाँ पर आपने सबसे पहले मैंने कहा कि आपको क्या करने हैं, भेद याद करने हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर 5 भेद जो है टोटल बताए गए हैं सर्वनाम के। तो इस तरह से आप सर्वनाम शब्द का भी पद परिचय देंगे। तो उसका उदाहरण यहाँ पर मैंने आपको दिया था। और देखिए यहाँ पर मैंने कई सारे उदाहरण, जैसे वह कौन है जो अपने राष्ट्र को नहीं पूजता। ठीक है, इस प्रकार देखिए हमने यहाँ पर 3 अलग अलग शब्दों का पद परिचय दिया था ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, किसी भी तरह का आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इससे आप बता सकें कि जो जैसे हमने कहा कौन शब्द का यदि पद परिचय देंगे तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, पुल्लिंग होगा, एक वचन होगा और संबंध कारक होगा, क्रिया का संबंध कर्ता के साथ होगा। ठीक है, जो यह है संबंधवाचक सर्वनाम, ध्यान दीजिएगा सारे भेद अलग अलग हैं। उसके बाद अपने निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, यहाँ पर आपका जो छठा भेद है जो आपका सर्वनाम का, वो है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक यानी कि जो अपने लिए, स्वयं के लिए जो प्रयोग, निजवाचक। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके भी उदाहरण यहाँ पर पढ़े। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था विशेषण शब्द का पद परिचय। विशेषण शब्द के पद परिचय के लिए भी आपको सेम चीजें करनी है। आपको क्या करना है, विशेषणों के भेद आपने याद करने हैं। विशेषणों के भेदों में आता है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। तो ये भेद आपने पढ़ने हैं। उसके बाद आपने लिंग, ये चीजें आपने हर जगह करनी है। ठीक है ना, ये आपने हर जगह करनी है। और उसके बाद आपने उदाहरण को फॉलो करना है। तो इसी तरह से, तो देखिए इसी तरह से आपने क्या करना है, एग्जाम्पल्स को आपने यहाँ पर करना है। जैसे हमने कहा संज्ञा के सबसे पहले आपने क्या बताना है, विशेषण के भेद। कोई भी विशेषण शब्द आता है, जैसे यहाँ पर दिया है काला। ठीक है, और इसका आपने क्या करना है, जैसे गुणवाचक विशेषण। तो अब आपको परिभाषा भी पता होनी चाहिए कि गुणवाचक विशेषण होता क्या है। ठीक है, किसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कहा है तो संख्यावाचक विशेषण कहते किसे हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहा है तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण यदि कहा है तो सर्वनामिक विशेषण कहते किसे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार जैसे मैंने आपको कहा विशेषण है तो उसके भेद आपको बताने होते हैं। जैसे घर में काला कुत्ता बैठा है, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर क्लियर करवाया था। और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल यदि आप लिखें तो वो लिख सकते हैं सुदीप बहुत मेहनती है। सुदीप बहुत मेहनती है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको इसमें से विशेषण शब्द छांटना है। विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताता है, तो वो है मेहनती।
विशेषण शब्द क्या है, मेहनती। और आप किस तरह से इसका पद परिचय देंगे, आप देंगे मेहनती। तो यानी कि जो आपका गुणवाचक विशेषण है ना, इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के जो गुण होते हैं, दोष होते हैं, रंग होता है, रूप होता है, आकार होता है, वो सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसको गुणवाचक कहते हैं। क्या होता है, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार सब इसके अंदर आता है, इसीलिए इसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो हमने कहा मेहनती, तो मेहनती तो एक गुण है, तो यानी कि आप सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे मेहनती, यानी कि आप मेहनत डायरेक्ट अगर आप लिखेंगे तो आप सबसे पहले यहां पर लिखेंगे ये विशेषण है और उसका भेद है गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, किसका विशेष्य है, ये सुदीप विशेष्य, यानी कि यहाँ पर विशेष्य भी बताना होता है आपको, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर कहा, तो यहाँ पे आपको विशेष्य भी बताना होता है। सुदीप विशेष्य का विशेषण, यानी कि इसका विशेष्य क्या है, सुदीप है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, सुदीप की विशेषता बताई जा रही है। वचन, मेहनती शब्द जो है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है और वचन जो है वो एक वचन है, ठीक है। तो इस तरह से ये आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, विशेषण क्या है, गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है और कुत्ता संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सुदीप संज्ञा की या सुदीप विशेष की विशेषता को बता रहा है, यानी कि सुदीप आपका यहाँ पर विशेष्य है, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह से यदि आपको क्रिया शब्द का पद परिचय देना हो, ठीक है, क्रिया शब्द का पद परिचय देने के लिए भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्रिया के भेद बताएंगे। क्रिया के भेदों में क्या बताएंगे आप, सकर्मक और अकर्मक और संयुक्त, तीन तरह की क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है या नाम धातु क्रिया है। ये आपके क्या है, क्रिया के भेद है। यानी कि इन क्रिया के भेदों को आपने समझना है और उसके बाद ही आपने आगे करना है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया। फिर वाच्य बताना है कि कृतवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। वाच्य क्यों बताना है, क्योंकि क्रिया जो होती है वो किसके आधार पर है, कर्ता के आधार पर है या कर्म के आधार पर है या भाव के आधार पर है। इसीलिए यहाँ पर आपको वाच्य बताना है। जब क्रिया कर्ता के आधार पर होगी तो कृतवाच्य होगा, जब क्रिया कर्म के आधार पर होगी तो कर्मवाच्य होगा, जब क्रिया भाव के आधार पर होगी तो भाववाच्य होगा, ठीक है। उसके बाद काल बताना है। अब क्रिया में काल भी बताना होता है, ये भूतकाल की क्रिया है, वर्तमान काल की क्रिया है या भविष्य काल की क्रिया है, यहाँ पर काल भी बताना होता है, ठीक है। लिंग, ये स्त्रीलिंग शब्द है या ये पुल्लिंग। वचन सब जगह बताना है, एक वचन है या बहुवचन है। संबंध, वाक्यों के अन्य पदों से संबंध बताना है उसका, ठीक है। तो इसका पद परिचय हम यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे पिताजी सो रहे हैं, क्रिया शब्द का पद परिचय, पिताजी सो रहे हैं। सो रहे हैं यहाँ पर क्या है, क्रिया है। आपने क्रिया शब्द छांटना है और उसका आपने पद परिचय देना है। तो क्रिया किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। ये आपको पता है, किसी काम के करने होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। सो रहे हैं क्रिया है, ठीक है। तो क्रिया कौन सी है, सबसे पहले आप क्रिया बताएंगे, फिर आप बताएंगे ये संयुक्त क्रिया है और साथ ही क्या है, कृतवाच्य है, क्योंकि क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है तो ये कृतवाच्य है। उसके बाद वर्तमान काल है, क्योंकि सो रहे हैं, अभी भी सो रहे हैं, ठीक है। वर्तमान काल है यानी कि अभी भी सो रहे हैं, पिताजी सो रहे हैं। पुल्लिंग शब्द है, सो रहे हैं और एक वचन। और एक वचन में आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि रहे हैं शब्द आप कहेंगे कि ये तो बहुवचन में आता है, लेकिन ये आदर सूचक है, ये आदर सूचक बहुवचन है। कैसा है, आदर सूचक बहुवचन है। यानी कि यहाँ पर आप देखिए, ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि पिताजी सो रहा है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं कहेगा कि पिताजी सो रहा है। पिताजी सो रहे हैं
ये आपका आदर सूचक बहुवचन है। क्या है? आदर सूचक बहुवचन। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर कहा है कि पिताजी सो रहे हैं। अब देखिए, वो तो पिताजी के लिए कहा है ना सो रहे हैं, कि बहुत सारे पिताजी थोड़ी सो रहे हैं, इसीलिए ये आपका है एक वचन, लेकिन कैसा है? आदर सूचक बहुवचन है। ये आदर के तौर पर यहाँ पर कहा गया है रहे हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने सोचा था कि मैं उसके लिए कुछ कमाऊं। मैंने सोचा था, देखिए सोचना, मैंने सोचा था, ये भी आपकी क्रिया है। कैसी क्रिया है आप बताएंगे? सकर्मक। क्या होती है सकर्मक क्रिया? सकर्मक यानी कि जहां पर कर्म उपस्थित होता है। मैं उसके लिए कुछ कमाऊं। ठीक है, ये आपका कर्म है, और साथ ही ये कृतवाच्य है। कृतवाच्य यानी कि यहाँ पर सीधे क्रिया कहा जा रही है, कर्ता पर जा रही है, कर्ता कह रहा है, कृतवाच्य इसीलिए। वर्तमान काल है, पुल्लिंग है और एक वचन है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अब एक और वाक्य हम लिखेंगे। बच्चे खेलते हैं, या बच्चे गेंद खेलते हैं। खेलते हैं। अब जरा इसको आप खुद से लिखने की कोशिश करें, ये आपका होमवर्क है, और कोशिश करें कि आप इसका पद परिचय देंगे। और क्या करना है? पहले क्रिया छांटनी है, क्योंकि हम क्रिया का पद परिचय दे रहे हैं, और क्रिया छांटने के बाद उस क्रिया का भेद बताना है, लिंग बताना है, वचन बताना है और वाच्य बताना है। ठीक है, तो ये है आपका होमवर्क, बच्चे गेंद खेलते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये आज का सेशन है वो यहाँ पर समाप्त होता है। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।